हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का सब पार्ट सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से कार्य करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या शक्तियाँ निहित हैं, किस किस आर्टिकल के तहत, संविधान के किस किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर्स मिली हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शंस में क्या क्या आता है, क्या ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है, क्या अपीलेट जुरिडिक्शन होती है। ये सब जो मैटर्स होते हैं इन सभी को हम जानेंगे। और हम जानेंगे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, वो होता है जुडिशियल रिव्यू। कि जुडिशियल रिव्यू सिस्टम क्या है, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह का प्रावधान है कि वो अपने ही दिए हुए फैसले को दोबारा पलट सकता है, उसी पर दोबारा पुनर्विचार कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हमें कहाँ कहाँ से मिली है। फिर हम एक डिस्कस करेंगे एक चीज़ और जो बहुत कॉमन है, जिसको बोलते हैं PIL, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटिगेशन। PIL क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा हिंदुस्तान के अंदर जो है वो फेडरल कंट्रीज़, जो दूसरे फेडरल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका हुआ, तो अमेरिका से बिल्कुल उलट है। अमेरिका के अंदर क्या होता है? अमेरिका के अंदर होता है स्टेप बाय स्टेप सिस्टम, कि जो स्टेट का जो होगा कोर्ट, वो सिर्फ स्टेट के मसले सुनेगा। जो सेंटर का कोर्ट होगा वो सिर्फ सेंटर के मसलों में डील करेगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कैसी प्रणाली अपनाई गई है? हिंदुस्तान की प्रणाली जो है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं सेशन जज या सेशन। जो आपके पास, जैसे आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हो, तो आपके वहाँ पर एक जो होता है कोर्ट होता है जो आपका, जिसको जैसे सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे उनको हम पढ़ेंगे। तो जैसे SDM जो होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, तो उनको किसी और मसलों के बारे में अपने फैसले मतलब जारी करने की जो है अथॉरिटी होती है। तो ऐसे ही क्या होता है, सबसे नीचे होते हैं सेशन जज। तो सेशन जज जो होते हैं वो निचले स्तर पर, जिला स्तर पर मसलों को सुलझाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो सेशन जज से केस हार जाता है, सेशन कोर्ट से केस हार जाता है, तो वो चला जाता है हाई कोर्ट के अंदर। यानी कि राज्य का एक कोर्ट होगा, उसको बोलते हैं हाई कोर्ट। वो चला जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट से भी अगर वो हार जाता है तो वो जा सकता है सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो हिंदुस्तान के अंदर अपनाई गई व्यवस्था को बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। इंटीग्रेटेड इसलिए कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब पैड़ी दर पैड़ी बंदा ऊपर तक जा सकता है, पायदान टप के, एक एक पायदान टप के ऊपर तक जा सकता है। तो ये है यहाँ की खूबसूरती। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर क्या है कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के मसले सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट्स डील करेंगे, और जो सेंटर के मसले होंगे उनको फेडरल कोर्ट्स डील करते हैं। स्टेट का मसला फेडरल कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा और उधर का मसला इधर नहीं आएगा। तो वहाँ पर ऐसे है, जैसे हम लोगों ने सिटीजनशिप के अंदर भी देखा था कि नागरिकता का प्रावधान भी अमेरिका के अंदर अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर वाशिंगटन DC का नागरिक है वो अमेरिका का भी नागरिक है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक अमेरिकी नागरिक जो है वो वाशिंगटन DC का भी नागरिक हो। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा सिस्टम जो है ये सब वहाँ की अलग अलग है, क्योंकि जो अमेरिका है इसके बारे में हमने जाना था कि अमेरिका जो बना हुआ है वो राज्यों का आपस में एग्रीमेंट है कि हम एक सेंटर का निर्माण करते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर सेंटर ने अलग अलग राज्यों का निर्माण किया है। तो व्यवस्था थोड़ी सी उलट है समझने के लिए। लेकिन हम इसी के बारे में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास क्या क्या पावर्स हैं, ये कब से एस्टेब्लिश हुआ था, क्या क्या इसका प्रोसीजर रहा है। हम हमेशा तुलना अगर करते हैं तो हम करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से तुलना। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि अमेरिका से हम किसी भी चीज़ की संविधान के अंदर तुलना अगर करते हैं तो अमेरिका से की जाती है। और अमेरिका से तुलना करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सके कि हमारे यहाँ का सिस्टम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, और फॉरेन जो सिस्टम है वो उनका किस तरह से काम करता है। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं आगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता क्या है, कहाँ से इसको अपनी पावर्स मिलती हैं। ये हम लोग देख चुके हैं कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो किस तरह से है।
कैसे कैसे काम करता है। तो अभी हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन कब हुआ था। तो हिंदुस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है ये 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेट किया गया था। इनॉग्रेट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि इसको इसी समय पर एस्टेब्लिश किया गया था। दरअसल 28 जनवरी 1950 को इसने ब्रिटिश काउंसिल जो थी, जिसको फेडरल कोर्ट उस समय पर बोला जाता था, तो फेडरल कोर्ट को समाप्त कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। जैसे ही हिंदुस्तान का संविधान लागू हुआ तो उसके बाद से जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कर दी गई थी। फेडरल कोर्ट को बदल करके कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही साथ फेडरल कोर्ट के पास जितनी शक्तियां थी उन शक्तियों को बढ़ा करके सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर है कोर्ट्स के मसले में अगर बात करें। जुडिशरी जो है हमारे देश की, जैसे हमने जाना था जब बेसिक फीचर हमने पढ़े थे हिंदुस्तान के संविधान के, जो बेसिक फीचर हैं वो क्या है कि यहाँ पर जुडिशरी जो है, न्याय व्यवस्था जो है वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, किसी के काबू में नहीं है। काबू में होने का मतलब ये नहीं है कि सरकार उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। संविधान के अनुरूप जो है जुडिशरी कार्य करती है। संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही तो इस चीज़ को डिफाइन करता है कि संविधान के अंदर अगर ये लाइन लिखी गई है तो इसका मतलब ये है, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर सरकार गलत कर रही है तो वो सरकार को भी रोकता है, अगर कोई आम आदमी गलत कर रहा है तो वो आम आदमी को भी रोकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है हमारी 28 जनवरी 1950 के अंदर। इसको सक्सेस किया गया, ब्रिटिश टाइम पे जो फेडरल कोर्ट था उसको सक्सेस किया गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर संविधान में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो संविधान के पार्ट 5 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है, और इसके बारे में जो अनुच्छेद हैं हमारे वो चलते हैं आर्टिकल नंबर 124 से शुरू होते हैं और आर्टिकल नंबर 147 पर जा करके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मसले जो हैं वो ख़त्म होते हैं। सो ये होता है सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहीं पर इन्हीं के बारे में दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या शक्तियां निहित हैं। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज बैठते हैं, जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितनी है। तो देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जज होते थे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो जजेस बैठते हैं उनके अंदर एक होता है चीफ जस्टिस, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, और 32 दूसरे जज हैं। तो यानी कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? टोटल 33 जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस समय पर बैठते हैं। तो इनके अंदर एक होते हैं हमारे चीफ जस्टिस, और 32 वैसे जजेस जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठते हैं। अब बात आती है कि जजेस बैठते हैं तो उनको अपॉइंट कौन करता है, इनकी नियुक्ति किस तरह से होती है। तो अगर हम जजों की नियुक्ति की बात करें तो जजों की नियुक्ति होने के लिए जिस सिस्टम को बोला जाता है उसको बोलते हैं कोलेजियम। कोलेजियम किसी भी जज की नियुक्ति जो होती है वो होती है कोलेजियम सिस्टम के द्वारा। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? कोलेजियम सिस्टम ऐसा होता है कि ये एक कमेटी टाइप होती है जो डिसाइड करती है कि जैसे कोई भी जज है, किसी हाई कोर्ट के अंदर है या किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कोई छोटा जज है और उसको अपग्रेड करना है, प्रमोट करना है या चीफ जस्टिस बनाना है, जो भी प्रोसीजर होता है तो उसको डिसाइड करता है कोलेजियम। कोलेजियम के अंदर कौन कौन होते हैं? जैसे जिस भी हाई कोर्ट के जजेस के बारे में सिलेक्शन करनी है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। हिंदुस्तान के कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे हमेशा, ठीक है। और इसके अंदर अदर मेंबर्स होते हैं, अदर लॉ मेंबर्स, जो इस चीज को डिसाइड करते हैं। अब जो कोलेजियम जिसकी नियुक्ति करता है, कोलेजियम नियुक्ति नहीं करता है, कोलेजियम सिर्फ एक नाम देगा, उस नाम को आगे भेजा जाएगा राष्ट्रपति साहब को। कोलेजियम एक नेम देगा, जिस भी कंसर्न्ड व्यक्ति का इन्होंने नाम दिया है उस नाम को भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? प्रेसिडेंट साहब इस व्यक्ति की क्या करेंगे? अपॉइंटमेंट करेंगे। तो यानी कि नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो जजों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन जज का नाम कौन देंगे? जो आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस आते हैं उनका नाम कौन फॉरवर्ड करता है? तो वो होता है कोलेजियम सिस्टम के द्वारा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए कि कैसे कैसे क्या होता है। इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही है कोलेजियम सिस्टम के ऊपर कि कोलेजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो सिस्टम चल रहा है वो है कोलेजियम सिस्टम ही, जिसके तहत नियुक्ति होती है। अब हम आगे बात करते हैं
जैसे किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति हो गई तो नियुक्ति के बाद आती है बात शपथ की, कि शपथ कौन दिलाता है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, चाहे चीफ जस्टिस हो या अदर जजेस हों, तो उनको शपथ दिलाने का जो काम है वो है प्रेसिडेंट साहब का। राष्ट्रपति साहब जो है वो उनको शपथ दिलाएंगे। अब शपथ दिलाने का काम हो गया। अब अगर मान लीजिए किसी जज को अपना इस्तीफा देना है, तो वो अपना इस्तीफा किसको देगा? रेजिग्नेशन अगर किसी को करना है, रिज़ाइन, तो रिज़ाइन भी किसको करेगा? वो करता है भारत के राष्ट्रपति के नाम रिज़ाइन लेटर अपना लिख करके देगा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। अब बात आती है कि रेजिग्नेशन तो चलो राष्ट्रपति को दे देगा, और अगर किसी को जज को हमें हटाना हो तो हटाने का प्रोसीजर क्या है? रिमूवल कैसे करेंगे? रिमूवल ऑफ जजेस या चीफ जस्टिस। जजेस की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर जजेस के अंदर सभी जजेस, 32 वैसे जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 33 के 33 की बात हो रही है। तो रिमूवल ऑफ जजेस का काम कौन करता है? तो देखिए, रिमूवल अगर किसी भी जज की होगी तो ऐसा नहीं है कि जैसे राज्यपाल को यहाँ से उठाया यहाँ बिठा दिया, यहाँ से उठाया यहाँ बिठा दिया, ऐसा सिस्टम नहीं चलता है। ये जो होते हैं बिल्कुल संविधान के प्रति मतलब संविधान के संरक्षक हैं। संविधान के अंदर इस चीज़ के लिए भी एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि इनकी नियुक्ति जितनी सरल है, इनको हटाना उतना ही मुश्किल है। कैसे? रिमूवल ऑफ जजेस करने के लिए सबसे पहले आपको जो रिकमेंडेशन होगी, रिकमेंडेशन देगा भारत का पार्लियामेंट, संसद जो होगा वो इस चीज़ की रिकमेंडेशन देगा। संसद रिकमेंडेशन कैसे देगा? तो देखिए, संसद रिकमेंडेशन ऐसे देगा कि संसद नाम फॉरवर्ड करेगा। संसद के अंदर इस चीज़ के ऊपर एक सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, उस प्रस्ताव को स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। जो भी प्रस्ताव होगा उसको स्पेशल मेजोरिटी जो होगी यहाँ पर वो ये होगी कि सदन के अंदर जितने मेंबर मौजूद होते हैं उनके 50% से ज़्यादा, जितनी सदन की स्ट्रेंथ होती है उसके 50% से ज़्यादा, प्लस जितने वहाँ पर सदन में उस समय मेंबर मौजूद थे उनकी 2/3 वोटिंग होनी जरूरी है। 2/3 वोट्स अगर उनके हैं तो उसे बोला जाता है स्पेशल मेजोरिटी। और ये स्पेशल मेजोरिटी होगी हर एक हाउस की अलग अलग। हर एक हाउस की अलग अलग का मतलब ये हुआ कि राज्यसभा है, राज्यसभा अपने अलग इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी, और जो लोकसभा है वो इसको अपनी अलग मेजोरिटी से पास करेगी। अगर पार्लियामेंट इसको यानी कि संसद इसको पास कर देती है तो संसद इसको भेज देगी प्रेसिडेंट साहब के पास। तो पार्लियामेंट इसको पास करने के बाद भेज देती है प्रेसिडेंट साहब के पास, और फिर प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं? प्रेसिडेंट साहब उस कंसर्न्ड जज का रिमूवल कर देते हैं। तो ऐसा होता है इसका रिमूवल प्रोसेस। इन एक्चुअल इसको रिमूवल नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। रिमूवल को बोलते हैं इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट जो होता है इसको हिंदी में बोला जाता है महाभियोग चलाना। इसको बोला जाता है महाभियोग चलाना। किसी भी जज के ऊपर, किसी भी जज को अगर हटाया जा सकता है तो उसको हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट करके, यानी कि उसके ऊपर महाभियोग चला करके। यही सेम प्रोसीजर होता है जब भारत के राष्ट्रपति को अगर हटाना हो, तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिसको बोला जाता है इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो होता है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर के अंदर थोड़ी और बातें देखने की हैं कि संसद के अंदर आपने बोल दिया कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हर एक हाउस की। तो अब मान लीजिए कि हम किसी जज को हटाना चाहते हैं, संसद के अंदर एमपी हैं और वो किसी जज को हटाना चाहते हैं, तो उसमें ऐसा क्या होगा कि क्या ऐसा है कोई भी एमपी एक एप्लीकेशन लेटर उठा करके दे देगा कि इस जज को हटाओ और चलिए मोशन लेकर के आते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा? तो देखिए, दो हमारे पास हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर मान लीजिए लोकसभा के अंदर मुझे इस प्रावधान को लेकर के आना है कि किसी जज को हटाना है, तो जज इंक्वायरी एक्ट के तहत इसके भी प्रोसीजर हैं। ये नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी से किसी को भी हटा सकते हो। उसके लिए जो यहाँ पर बिहेवियर दिया हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है, अगर जज ने खुद संविधान का उल्लंघन किया है, अगर उसने खुद उल्लंघन किया है संविधान का, यानी कि उसकी जो बिहेवियर है वो इनकैपेसिटी है,
यानी कि वो पद की गरिमा बनाए रखने लायक नहीं है, पद पर बने रहने लायक नहीं है, उसने कोई ऐसा कृत्य किया है, तभी ये प्रोसीजर अप्लाई किया जा सकता है। ओनली देन दिस प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड, अदरवाइज दिस प्रोसीजर कैन नॉट बी अप्लाइड। तो यहाँ पर होगा क्या कि लोकसभा के अंदर अगर इस रिजोल्यूशन को पास करना है तो 100 मेंबर कम से कम लिखित में स्पीकर महोदय को इस चीज की अर्जी देंगे कि हम जो है महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहते हैं इस जज के खिलाफ। तो लोकसभा के अंदर अगर हम इस स्ट्रेंथ की बात करें तो कितनी स्ट्रेंथ रहेगी हमारी, 100 मेंबर कम से कम लोकसभा के अंदर लिख करके देंगे। और वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स लिख करके देंगे वो होंगे 50 मेंबर। 100 मेंबर यहाँ पर, 50 मेंबर यहाँ पर इस चीज को लिख करके देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, स्पीकर जो होगा, स्पीकर इस चीज को एडमिट करेगा कि हाँ इस एप्लीकेशन को मैं लेता हूं। फिर उसके बाद फर्दर ये प्रोसीजर रहेगा, वोटिंग होगी स्पेशल मेजोरिटी से, हर एक हाउस इसको पास करेगा, फिर ये प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा और उसके बाद कहीं जा करके जो है इम्पीचमेंट होती है, रिमूवल होता है। सो ये सारा प्रोसीजर जो होता है इसके अंदर चलता है। अब यहाँ पर स्पीकर जो है ये नहीं है कि डायरेक्टली वोटिंग हो जाती है, एक स्टेप हमने इसके अंदर बीच में नहीं बताया, वो ये होता है कि स्पीकर साहब ना एक कमेटी डिसाइड करते हैं इस चीज़ को लेकर के। और ये जो कमेटी होती है, इस कमेटी के अंदर कंसर्न्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी जिस भी जज का रिमूवल की प्रोसेस चल रही है उसका चीफ जस्टिस जरूर होता है। अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ ही चल रही है सो सीनियर मोस्ट जज होगा, इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। ये एक कमेटी बनाई जाती है और ये कमेटी उसकी जांच करती है, फिर ये अपनी जांच रिपोर्ट पेश करती है और सौंपती है। जांच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर उसने ऐसा किया है, वो गिल्टी पाया जाता है, तभी ये सब प्रोसीजर आगे फॉलो होता है, अन्यथा नहीं फॉलो किया जा सकता। तो ये रिमूवल ऑफ जजेस यानी कि इम्पीचमेंट का ये जो प्रोसीजर है ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस है, मुश्किल प्रोसेस है, इसको इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई भी जज अगर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उसकी सैलरीज वगैरह कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करेगा कि इसको इतनी तनख्वाह मिलेगी, इसकी तनख्वाह कहाँ पर चार्ज होगी, ये सब प्रोसीजर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सैलरीज जो होती हैं जजेस की, सैलरी को डिसाइड करता है पार्लियामेंट। सो देश की जो संसद है ये डिसाइड करती है कि जो जजेस की तनख्वाह होगी वो इतनी रहेगी। पार्लियामेंट में डिसाइड होती है, इस चीज़ के ऊपर वोटिंग होती है। जैसे आप सभी जानते हो कि नेता लोग जो होते हैं वही वोटिंग करते हैं अपनी पेंशन सैलरीज वगैरह के बारे में, तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की सैलरी होती है, प्रेसिडेंट की सैलरी होती है, उन सबको डिसाइड करती है पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट ही इस चीज़ का फैसला करती है कि सैलरी जो है जजेस को वो कितनी मिलने वाली है। अब एक वर्ड आता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए किसी कारण से कंसर्न्ड हाई कोर्ट जो है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको बोलते हैं CJI शॉर्ट फॉर्म में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो अपने ऑफिस में नहीं हैं, वो छुट्टी पर चले गए हैं, या उनका किसी कारण अकस्मात निधन हो गया है, या वो किसी कारणवश बाहर गए हुए हैं, या जैसे आप लोग सभी जानते हो कि प्रेसिडेंट अगर ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो जो चीफ जस्टिस होता है वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, और वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो कुर्सी है वो तो खाली हो गई, तो उस खाली कुर्सी को भरने के लिए जो सीनियर मोस्ट जज होता है, जिसको भी राष्ट्रपति उचित समझते हैं, उसको क्या किया जाता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। यानी कि जब तक नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त नहीं हो जाता तब तक आप भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करोगे। सो इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। ये सभी पावर्स जो हैं वो है प्रेसिडेंट को, इसको बोलते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति करना, यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस अगर लगाना हो। फिर एक होता है एडहोक जज, एडहोक जज। अब एडहोक जो होता है, एडहोक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। एडहोक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। सो एडहोक जजेस ऐसा होता है, मान लीजिए कि वर्क प्रेशर बहुत बढ़ रहा है और जजेस की है कमी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात का फैसला करेंगे कि मैं किसी हाई कोर्ट के जज को, जो है कंसर्न्ड हाई कोर्ट के जज को, एज ए एडहोक जज
यहाँ पर कार्य करा सकता हूँ अपने ऑफिस के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो ज्यूरिडिक्शन चलती है वो चलेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। सो यहाँ पर एडहॉक जज की अगर नियुक्ति करानी हो तो उसको कराने का काम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो इन बातों का ध्यान रखना। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर नियुक्ति करनी हो तो उसको भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और अगर किसी एडहॉक जज को लगाना हो तो वो करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और एडहॉक जज कौन होता है? एडहॉक जज होता है किसी भी कोर्ट से, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, सपोज कीजिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कोई जज हैं और उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कल को बोल दें कि आपको एज अ एडहॉक जज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्य करना है, तो उनकी सैलरीज वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरीज होती हैं वैसे उनको मिलेंगी, और उनको एज अ एडहॉक जज यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको कार्य करने का मौका मिलता है। ऐसे ही अगर कभी ये हो जाए कि रिटायर्ड जजेस को बुलाना पड़ जाए किसी कारणवश, रिटायर्ड जजेस जो होते हैं अगर उनको बुलाना हो तो उनको बुलाने का कार्य भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। लेकिन यहाँ पर एक इसके अंदर बात है कि ये जो कार्य कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये खुद करेगा, लेकिन ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कर लेगा। इसके लिए इसको पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा मैं कर रहा हूँ। अगर राष्ट्रपति इसको मंजूरी दे देते हैं तब ये इंडिपेंडेंट है इस कार्य को करने के लिए। फिर ये जिस भी हाई कोर्ट के जज को लेना चाहते हैं उस कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस विषय पर विचार करके और उस जज को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले सकते हैं। सो ये होता है प्रोसीजर एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडहॉक जजेस और रिटायर जजेस जो होते हैं इनको नियुक्त करने का। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सीट कहाँ पर होगी। सीट से जब मेरी बात हो रही है तो सीट का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट तो हमने बोल दिया भाई, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं बैठेगा भी, तो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट होती है वो कहाँ पर डिसाइड होती है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट होगी वो होती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सीट होगी। अब दिल्ली के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की सीट होगी, लेकिन जो सीट है इस सीट को कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है। इस सीट को शिफ्ट कौन कर सकता है? तो इस सीट को शिफ्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन प्रेसिडेंट साहब से मंजूरी मिलने के बाद, इनसे सलाह करने के बाद तभी इस सीट को जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये हो जाते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होने ज़रूरी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इनके बारे में कहीं बात नहीं होती, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है और हम लोग इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर हम फंस जाते हैं कि ये कैसे होता है, किससे सलाह करेगा, फिर वहाँ पर तुक्केबाजी हम अप्लाई करने लगते हैं। सो वो सब सही नहीं है।